राकेश सिन्हा जी वैसे तो सुप्रीम कोर्ट के वकील है, लेकिन उनका दूसरा परिचय ये भी कि विदेश मामलों को, रक्षा मामलों के बेहद ही जानकार व्यक्ति है। बहुत सारी चीजों पर लिखते रहते रहा। राकेश जी, क्या आज की तारीख में ये संभव है, जिस तरीके से कोल्ड वॉर के जमाने में कहा जाता था कि अमेरिकन हमेशा जो है वो हर जगह केजीबी को देखते थे, और जो सोवियत यूनियन तो हमें हर जगह CIA या MI15 को देखती थी, या मोसाद को देखा करती थी। क्या आज कोल्ड वॉर के खत्म होने के बाद स्थितियां फिर वही उसी तरीके से हो गई हैं? क्योंकि भारत एक ग्रोइंग इकोनॉमी ऐसा सरकार की तरफ से कहा जा रहा है, इसलिए भारत की अर्थव्यवस्था को डिस्टेबलाइज करने के लिए, भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि को खराब करने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ एक षड्यंत्र मीडिया के माध्यम से रचा जा रहा है। अपने को अनम्यूट करना पड़ेगा राकेश जी। आशुतोष जी, आपने कोल्ड वॉर का जिक्र किया। कोल्ड वॉर में जो भी दो पक्ष थे वो एक दूसरे के काफी दिनों तक विरोधी थे। वो पूरे का पूरा देश एक दूसरे के विरोध में था। जैसे उस वक्त में जो USSR लेड जो अलायंस थे और जो नाटो का जो अलायंस था, जो US के द्वारा लीड किया गया था, उनके पीछे एक पुरानी कहानी है, उनके पीछे एक अलग हिस्टोरिकल रीजन है। अभी जो हमारा विरोध हो रहा है वो उस तरह से नहीं है। कोई विरोधी कंट्री ने हमारा विरोध नहीं किया है। जो हमारे नॉन जो एनिमी कंट्रीज हैं उसके तरफ से कोई विरोध नहीं हुआ है। विरोध हुआ है, या कुछ भी विरोध भी मैं नहीं कह सकता, कुछ बयानबाजियां हुई है, कुछ बयान आए हैं, कुछ रिपोर्ट्स आई हैं जिस पर हमारे साथी चर्चा कर चुकी हैं। अब दिक्कत आशुतोष जी ये है कि हमारे यहाँ जो डेमोक्रेसी का मतलब है बड़ा साधारण सा है, वो है चुनाव जीतना और चुनाव जीतने के बाद सरकार बनाना। हमारी सफलता सिर्फ इतनी ही है कि हम जब सरकार बनाते हैं उसमें खून खराबा नहीं होता है। लेकिन और कोई डेमोक्रेटिक कोई भी इंडेक्स में अगर आप देखेंगे तो हम बहुत पीछे हैं। कुछ दिन पहले ग्लोबल इंडेक्स में डेमोक्रेसी में हमारा 51वां स्थान था, 51st ये हमारा पोजीशन था। तो आप समझ सकते हैं अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी बताने के बावजूद भी ये हमारा डेमोक्रेटिक इंडेक्स है। हमारा एक्चुअली एक परसेप्शन का प्रॉब्लम भी है। वेस्टर्न परसेप्शन जो है डेमोक्रेसी का, वो सिर्फ चुनाव लड़ना और चुनाव जीतना नहीं है। उनके परसेप्शन में ये भी बातें आती हैं कि डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस कितने इंडिपेंडेंट हैं, जुडिशरी कितनी इंडिपेंडेंट है, जो सरकार के एजेंसियां हैं वो कितने निष्पक्ष हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच कितना है, मीडिया कितना स्वतंत्र है, ये सारी चीजें वहां देखी जाती हैं। तो अब उसके अगर उस सारे इंडेक्स को अगर देखा जाए भारत के कॉन्टेक्स्ट में, तो भारत बहुत पीछे दिखता है। और यही कारण है, आज हम जॉर्ज सोरोस की बात करें या किसी BBC के रिपोर्ट की बात करें, इसके पहले भी आपने आशुतोष जी देखा होगा फार्मर रजिस्ट्रेशन के दौरान जो भी यदा कदा कहीं से भी कोई भी सेलिब्रिटी कोई भी फार्मर सपोर्ट के में अगर एक बयान देती थी कि पूरी हमारे एक मीडिया का पक्ष होता था, एक पक्ष है जो भक्त है या जो गोदी मीडिया है, पूरा उसके पीछे हो जाता था। चाहे वो मार्टिना नवराटिलोवा ने कुछ क्यों ना कहा हो, चाहे वो रिहाना ने कहा हो, चाहे वो गेटा थी एनवायरमेंटलिस्ट, उनका कुछ बयान आया था, और एक मियां खलीफा का बयान आया था, दे वर इन सपोर्ट ऑफ फार्मर रजिस्ट्रेशन। अब वो तो खैर षड्यंत्र भारत के खिलाफ नहीं कर रही थी, दे वर स्टैंडिंग विद द फार्मर्स। उनको भी हमने किसी गति को नहीं छोड़ा, उनकी भी हमने वही दुर्गति बनाई हमारी मीडिया वालों ने या हमारे लोगों ने, उन्होंने कहा ये राष्ट्र विरोधी है। ये राष्ट्र विरोधी नहीं है। मार्टिना नवराटिलोवा का कहना है कि भारत में वो नरेंद्र मोदी को डेमोक्रेटिक नहीं मानती है, ये उनका ओपिनियन है, लेकिन उसको भी हमने क्रिटिसाइज किया था। हम मार्टिना नवराटिलोवा का इतिहास नहीं जानते हैं, उनका एक इतिहास है। वो चेकोस्लोवाकिया से आई थी, वो वहां से भाग के आई थी। उनके लिए डेमोक्रेसी का मतलब कुछ अलग है। उनको 81 में बाद में उनको यहाँ पर आश्रय मिला US में, उसके बाद वो सिटीजन बनी 81 में। इसी तरह से वो तमाम लोग जो आए हैं उस माहौल से निकल के जहां उस तरह का उत्पीड़न था, उनके लिए डेमोक्रेसी के मायने अलग हैं। मेरे ख्याल से सोरोस भी उसी तरह का व्यक्ति है। वो एक नाजी एस्टेब्लिशमेंट से बच के आया, हंगरी में वो नाजी के हॉलोकॉस्ट से बच के आया, उसके लिए फ्रीडम के मायने अलग हैं। फॉर दैट मैटर मियां खलीफा जो लेबनीज है, उसके लिए भी डेमोक्रेसी का मतलब अलग है। हमारे लिए यहाँ डेमोक्रेसी कुछ अलग है। हम चुनाव जीत गए, हम डेमोक्रेटिक हो गए। अरे भाई, आप डेमोक्रेटिक नहीं है। अगर आप डेमोक्रेटिक होते तो आपने इस तरह के जो कानून बनाए हुए हैं, जैसे भी IT रेगुलेशन की बात हो रही है, क्यों 2021 में ये कानून बनाने की आवश्यकता हुई? क्योंकि आप कोई प्रोटेस्ट नहीं देखना चाहते, किसी भी तरह का प्रोटेस्ट नहीं देखना चाहते। आप कोई भी व्यक्ति जो मोदी जी का विरोध करेगा वो राष्ट्र विरोध हो जाएगा। कैसे? मोदी जी का विरोध राष्ट्र विरोध नहीं है, एक राजनीतिक विरोध है। अब जब हम अपने आप को, हमारे साथी ने बोला कि जब विदेश में अगर हमें कोई खिताब मिलता है, कोई प्राइज मिलता है, तो हम बड़े धूमधाम से उसको डिस्प्ले करते हैं। आपको याद होगा कि कोविड के दौरान में एक डेली गार्जियन नाम का एक फेक न्यूज आइटम योगी जी के फेवर में दिया गया था, उसको भी यहाँ की सोशल मीडिया ने, गोदी मीडिया ने काफी चलाया था।
हम छोटी सी तारीफ भी अगर हमको विदेशी मीडिया में कहीं से भी मिलती है तो उसको हम खूब जोर शोर से चलाते हैं, लेकिन हम कोई भी बात, कोई भी आलोचना सुनने के लिए तैयार नहीं। ये आलोचना नहीं सुनना ही हमारा डिक्टेटरशिप का जो तरीका है काम करने का, उसका सबसे बड़ा परिचायक है। तो अभी जयशंकर ने जो कहा, ठीक है, वो एक अच्छे डिप्लोमेट हैं, हम उनकी इज्जत करते हैं, जेएनयू के पढ़े लिखे हैं, हमारे सीनियर होंगे, तो उनकी एक अपनी पहचान है, अच्छे वक्ता है, लेकिन अभी वो जो काम कर रहे हैं वो उनके लायक नहीं है। ये काम उनको किसी दूसरे स्तर के राजनेताओं को छोड़ना चाहिए, उनके बस की चीज नहीं है। मैं इसमें थोड़ा सा मैं आपसे इसमें डिसएग्री करती हूँ राकेश जी, इसलिए क्योंकि जहां तक मुझे खबर है और जो जानकारी है, आज की तारीख में बीजेपी के पूरे व्हाट्सएप के इकोसिस्टम में अगर नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बाद किसी तीसरी नेता की बातें और चर्चाएं खूब होती हैं तो उसमें डॉक्टर जयशंकर का नाम शुमार है। खास करके यूक्रेन युद्ध के बैकड्रॉप में जिस तरीके से वो वन लाइनर्स देते हैं, खास करके वेस्टर्न मीडिया को वो बड़ा रन डाउन करते हैं हर स्टेटमेंट पर। उनमें से काफी बातें सही भी होती है, लेकिन एक स्नाइड वाले रिमार्क्स के तौर पर वो बात करते हैं, तो एक वो डंका बजता है कि देखो उन्होंने जो है अपनी औकात दिखा दी, अपना स्टेटस दिखा दिया ये वेस्ट के प्रेस को जो हमें कम करके आंकते हैं। तो इसके तहत उनकी अपनी एम्बिशंस भी जरूर होंगी आने वाले दिनों में कि राज्यसभा से ही ना रहे, वो लोकसभा में भी आए, लेकिन मतलब ये ऐसा मैं नहीं मानूंगी कि इस वक्त अब ये वक्त नहीं है जब वो बयान नहीं देंगे, क्योंकि अब वो उस पोजीशन में खुद को देख रहे हैं where he is a politician, he is no more a diplomat। ट्रांसफॉर्मेशन है ये, उनके ट्रांसफॉर्मेशन। बाकी उनके जो भी बयानात थे वो एक विदेश नीति के संदर्भ में थे, और चूंकि वो एक राजनयिक रहे हैं, कैरियर डिप्लोमेट रहे हैं, तो उनसे उम्मीद की जाती है वो ऐसा कहेंगे, वो अच्छा वो कर भी रहे थे। लेकिन अभी जो हो रहा है ये एक अजीब टाइप की राजनीति है जिसके लिए उनको भी कुछ और तैयारी करनी पड़ेगी। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।